ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये एक कविता है, ये एक्चुअली एक बैले है और इसके लेखक हैं फोप कैरी। बैले क्या होता है? बैले इज़ अ काइंड ऑफ पोम, ठीक है। जैसे सोनेट होता है और लिरिक होता है, लिमरिक होता है, वैसे ही बैले होता है। सो व्हाट इज़ अ बैले? अ बैले इज़ अ सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज, ठीक है। जैसे यहाँ पर कथकली, कथक या कुचिपुड़ी आदि नृत्य होते हैं, वो एक पूरे स्टोरी को एज अ डांस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैले भी, आपने बैले देखा होगा, जर्मन बैले, फ्रेंच बैले, तो वहाँ पर एक पूरे स्टोरी को वो लोग एक डांस फॉर्म में तैयार करते हैं। ये बैले भी उसी तरह का एक सॉन्ग होता है जो कि वहाँ के कल्चर या रीजनल एरिया में, रूरल एरिया में या लोक गीत या लोक संगीत के तौर पे गाया जाता है। सो इट इज़ अ फोक कल्चर, काफ़ी पॉपुलर है वहाँ बैले। तो ये जो बैले है पूरा अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इसमें पूरे 4-4 लाइन के छोटे छोटे स्टैंजाज हैं और पूरा का पूरा इसमें 16 स्टैंजाज है। ओके, तो आइए इसको अब लोग शुरू करते हैं पढ़ना। और इसके बारे में सब कुछ लगभग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको बतला ही दिया गया है। और बैले एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होता जाता है। तो आइए अब इस पोएम के बारे में हम लोग बात करते हैं। Away, away in the Northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। अब ये 4 लाइन की कविता है क्या? अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अब आपको समझ कि नॉर्थलैंड क्या होता है। नॉर्थलैंड यहाँ जो नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया होता है उसको नॉर्थलैंड कहते हैं। आप इस सामने जो स्क्रीन है देख सकते हो, ग्रीनलैंड का पार्ट हुआ या कनाडा हुआ, अलास्का हुआ जो यूएसओ में है, और उसके बाद रशिया का कुछ पार्ट हुआ। तो ये सारा का सारा जो नॉर्थ पोल के पास का जो एरिया होता है उसको नॉर्थलैंड कहा जाता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि बहुत दूर नॉर्थलैंड में वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे दिन का जो ड्यूरेशन होता है बहुत छोटा, कम होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़ों में रातें बहुत लंबी होती हैं। ये रातें कितनी लंबी होती हैं? बहुत ज़्यादा, 12, 15, 16, 17 घंटे, अप्रॉक्सीमेटली 18 घंटे वो इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। यानी वहाँ के लोग पूरी रात सो भी नहीं सकते। यानी जब वो सोते हैं, मान लो 10-11 बजे सोया, और जब वो उठते हैं फिर भी रात ही होती है। मतलब 6-7 घंटा बीतने के बाद भी सवेरा नहीं होता, रात ही रहती। रातें बहुत लंबी होती हैं, दिन बहुत छोटा होता है विंटर में। तो वही कह रहे हैं, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर नॉर्थलैंड एरिया में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दिन का काम बहुत छोटा है ड्यूरेशन, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर में रातें बहुत लंबी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, वो रात में ज़्यादा देर तक नहीं सो सकते, सोने के बाद भी रात चलती रहती है। वेयर द हार्नेस ऑफ द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो क्या कर रहा है? वेयर दे हांस द शिफ्ट रेंडियर, तो रेंडियर कौन है, उसमें शिफ्ट क्या है, स्लेज क्या है, ये आप समझ लीजिए। बस आई हैव अ फिगर, आप जो फिगर देख रहे हैं ये रेंडियर की फिगर है सामने, और ये जो इसमें लगा हुआ है रेंडियर के साथ, जिसके वजह से रेंडियर जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हार्नेस। और ये जिस पर ये लेडी एक अपने किड के साथ बैठी हुई है, ये है स्लेज। सो रेंडियर, हार्नेस एंड स्लेज। अब आप समझ गए होंगे। हियर इज अनदर फिगर ऑल्सो, जहाँ पे रेंडियर स्लेज को खींच रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं? वेयर द हार्नेस ऑफ द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नो, जब बहुत बर्फ की बारिश हो जाती है। और जहाँ पे अभी किसका वर्णन है? अभी भी ये नॉर्थलैंड का ही वर्णन चल रहा है कि नॉर्थलैंड वाले एरिया में जब बर्फ की बारिश हो जाती है तो जहाँ रेंडियर पे स्लेज को खींच कर लोग ले जाते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स क्लब, और वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो कैसे दिखते हैं? वो बेयर्स कब की तरह दिखते हैं। यहाँ देखो, ये आपको ग्रीनलैंड वगैरह के एरिया के बच्चे हैं जो ऐसा, ये भालू की तरह तो दिख ही रहे हैं। तो कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये बेयर्स कब की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये बात। ओके, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो काफ़ी फनी भी वो क्लोथ्स हैं और फरी भी है, बहुत फर लगे हैं उसमें। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। अभी शुरू का जो 8 लाइन चला आपका,
वो आउटलाइन क्या है शुरू का, वो नॉर्थलैंड के एरिया का वर्णन है, वहाँ के दिन रात का वर्णन है, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं वो वर्णन है, वहाँ रेंडियर स्लेज चलाते हैं इसका वर्णन है। अब आगे कह रहा है दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट दिस ट्रू, यहाँ दिस मतलब दिस, तो मैं बिलीव नहीं करता कि ये सच हो, वहाँ लोग एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं, आई डोंट बिलीव कि ये सच है, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन फिर भी ये सच हो या झूठ, लेकिन जब ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको एक बहुत अच्छा लेसन इससे सीखने को मिलेगा। यानी ये जो पोम है ये एक मॉरल पोम है जो आपको एक मोरालिटी सिखलाती है, आपको जीने का ढंग सिखाती है। सो इट इज़ अ रिलीजियस एज वेल एज अ मॉरल पोम। तो ये कहानी क्या है, अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी कह रहा है, कहानी कह रहा है Once when the good Saint Peter lived in the world below. Good Saint Peter, Saint Peter कौन है? ये क्रिश्चियन धर्म के पहले धर्म प्रचारक आप इनको बोल सकते हैं। लुक, जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्य थे और जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के बाद उनके जो 12 शिष्य थे अलग अलग बिखर गए। तो पीटर इज़ द फर्स्ट सेंट जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अप ब्रिंग करना शुरू किया था। सो वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। हमारे पास एक फोटो है सेंट पीटर का, ही इज सेंट पीटर, यू आर वॉचिंग हिम, ओके। सो वंस अ गुड सेंट पीटर, वो क्या करते हैं, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। अभी नॉर्थलैंड का वर्णन हो रहा था, तो लिव इन द वर्ल्ड बिलो मतलब नॉर्थलैंड से नीचे के एरिया में, ठीक है, यूरोप के अलग देशों में रहते होंगे, इटली वगैरह के एरिया में, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इन प्रीचिंग। तो जो अभी नॉर्थलैंड में वर्णन क्यों किया, क्योंकि ये घूमते घूमते नॉर्थलैंड चले गए थे, यानी क्रिश्चियनिटी को प्रीच करते करते, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते करते ये यूरोप के नीचे वाले यानी सदर्न वाले एरिया से नॉर्थ एरिया में यानी नॉर्वे और ग्रीनलैंड वगैरह, अलास्का वगैरह के एरिया में ये चले गए थे, प्रीचिंग करते करते, इस क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते करते। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, प्रीचिंग करते करते वहाँ गए, जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा उनका पूरा जीवन रहा है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में लगे थे वो। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, और क्या होता है कि प्रीच करते करते घूमते फिरते वो एक वहाँ के नॉर्थलैंड के एरिया के कॉटेज में पहुँच जाते हैं। ये देखिए नॉर्थलैंड का एरिया का एक कॉटेज का सीन है, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, वहाँ की एक घर का सीन है। यहाँ भी देखिए उस एरिया में, ऑकलैंड वगैरह में और नॉर्थलैंड वगैरह की इस एरिया में इस तरह के ही कॉटेज मिलते हैं। फिर इज़ अनदर कॉटेज, ये थोड़ा ब्रिटिश स्टाइल का कॉटेज है, तो ये कॉटेज नहीं चलेगा, ये कॉटेज चलेगा। जो सामने आप कॉटेज देख रहे हैं, इट इज़ अ कॉटेज ऑफ नॉर्थलैंड। तो कह रहा है, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी को घूमते यहाँ वहाँ जाते वो एक कॉटेज के दरवाजे पे पहुँचते हैं। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन दी अर्थ। तो वहाँ एक वुमन थी, एक छोटी सी नाटी सी वुमन थी जो केक्स बना रही थी, एंड बेकिंग दैम ऑन दी हर्थ। हर्थ क्या होता है, एक छोटा सा, एक हर्थ क्या होता है आपको मैं दिखला दूँ। लुक, दिस इज़ द हर्थ, यहाँ पे चीज़ों को बेक किया जाता है, केक बनाया। हर्थ यहाँ भारत में बहुत कम देखने को मिलेगा, यूरोपियन वगैरह नेशंस में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये भी एक हर्थ का सीन है। लुक, दिस इज़ द हर्थ। ये हर्थ सेकने के काम आता है, लेकिन हर्थ में बहुत कुछ बनाया भी जाता है। लुक, दिस इज़ दी हर्थ ऑल्सो, जहाँ पे केक को बेक किया जा रहा है। यहाँ देखिए नीचे केक रखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो। तो ये बिल्कुल प्योर फिगर है हर्थ का, जहाँ पर केक को बेक किया जा रहा है। यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो दी हर्थ, राइट। तो ये सारा जो अभी देखना है, दिस इज ऑल द हर्थ। तो कह रहा है, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ में वो केक को सेक रही थी। एंड बिग फेंट विथ फास्टिंग, क्योंकि बहुत दिनों तक वो ट्रैवलर करते करते, वो बहुत दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था, ही वॉज इन फास्टिंग। तो क्या था कि काफ़ी वो बेहोशी जैसा, उनका एकदम फेंट होते जा रहे थे, खाना नहीं खाया था बहुत दिनों से उन्होंने। सो एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और ये पूरा दिन उनका बीतता जा रहा था, लगभग पूरा दिन शाम हो गई होगी। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो उन्होंने उस महिला से पूछा कि तुम अपने स्टोर में से, जो तुम्हारे पास केक्स हैं ढेर सारे, उन केक के स्टोर में से प्लीज़ एक मुझे खाने को दे दो, ठीक है, एक भिक्षुक की तरह। आगे देखते हैं। So she made a very little cake.
अब इस एक लाइन से ही बहुत कुछ पता चलता है कि ये वुमेन किस मानसिकता की थी। एक भिखारी, एक ब्राह्मण, एक भिक्षुक या एक प्रीचर खड़ा है सामने और वो कह रहा है कि मुझे एक केक खाने को दो, और ये एक संत हैं और उस संत को भी देने के लिए ये क्या करती है, शी मेड अ वेरी लिटिल केक, एक छोटा सा केक बनाती है। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही इसको सेका गया, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो जब वो केक देने के लिए देखती है तो बोलती कि अरे ये लगता है कि केक बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, केक वास्तविक में बड़ा नहीं हो गया था, ठीक है, ये क्या लिख रहा है, टू लार्ज टू गिव अवे, यानी अगर एज अ भिक्षा के तौर पे देने के हिसाब से बहुत बड़ा लग रहा था, यानी अगर किसी को देना होता तो वो नहीं देना चाहती थी। वो एक माइजर, बहुत सी घटिया मानसिकता की वुमन होगी जो किसी को कुछ नहीं देना चाहती होगी, और एक पैसा देना भी या 1 रुपया देना भी उसके लिए 1 करोड़ के बराबर होता, ठीक है। तो सोचो ऐसी वुमन अगर एक छोटा सा एक चिप्स भी अगर उसको देना होता तो उसको लगता है कि वो एक बड़ा सा नान ब्रेड किसी को दे रही हो। तो इसलिए शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो जब उसने देखा इसको तो उसको लगा कि ये केक बहुत बड़ा साइज का है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, तो उसने क्या किया, एक दूसरा गूंथना शुरू किया, जो केक के लिए चीज़ें को मैदा वैदा मिला के वापस नीट किया जाता है, आटा को गूंथने को नीट कहते हैं। तो यहाँ पे केक को बनाने के लिए जो मसाला तैयार किया जाता है, चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, उसको नीडिंग कहते हैं। तो वो जब उसने नीट किया वापस, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और क्या किया, और भी छोटा, एक छोटा सा पार्ट लिया केक को बेक करने के लिए। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जैसे ही वो पहले वाले साइज से उसने छोटा केक बनाया, लेकिन जब वो केक बेक करके वापस लेती है तो इसको लगता है कि अरे ये केक भी उसी केक जैसा बड़ा है, ये भी यानी देने के वो मूड में नहीं है, वो उसको देने में बहुत अजीब लग रहा है कि नहीं हम नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ा केक है, तो वो देना नहीं चाह रही है। अब क्या करती है, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, और एकदम छोटा सा, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है, टाइनी स्क्रैप एंड डो। तो डो तो बोलते हैं जो मैदा का जो उसने लौंदा तैयार किया था केक बनाने के लिए, लेकिन जो टाइनी स्क्रैप है, स्क्रैप का मतलब कि एकदम छोटा सा फेंका हुआ। हम लोग स्क्रैप किसके लिए यूज़ करते हैं, जो बहुत यूजलेस होता है। तो कह रहा है ये, कभी कह रहे हैं, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप, एक छोटा सा स्क्रैप लेते डो का, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको क्या किया, उस केक को बहुत रोल करके फ्लैट बनाया, एकदम छोटा सा पतला सा बनाया, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और कैसा बना दिया, वेफर के जैसा बेक किया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन फिर भी उसको दे नहीं सकी। अभी वेफर क्या होता है, वेफर देख लो, वेफर बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, लुक दिस इज द वेफर। अभी ये वेफर है, आप समझ सकते हो कि वेफर कैसा होता है, एकदम छोटा सा वेफर जैसा बनाया, छोटा सा लाइक बतासा और कुछ, और ये लुक दिस इज वेफर, तो एकदम छोटा सा वेफर बनाया। लेकिन ये भी, हाँ, यहाँ पर वेफर्स के कई सारे सीन है। आप जो आइसक्रीम का कोन खाते हो वो वेफर, सब वेफर का बना होता है। आप लोग जो चॉकलेट्स कई सारे खाते हो उसमें वेफर्स लगे होते हैं और अंदर चॉकलेट भरा होता है, ठीक है। तो कह रहे हो वंस, फिर क्या कह रही है, ओके ओके। Then she took a tiny scrap of dough and rolled flat and baked it thin as a wafer, उसको वेफर की तरह बेक करती है। But she couldn't part with that, लेकिन वो उसको भी नहीं दे पाती है। Sorry. Okay, for she said, my cakes that seem too small, ये केक जो मुझे बहुत दिखने में छोटा लग रहा है, when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। ये बहुत 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी फीलिंग्स को बताने के लिए। तो वो खुद से क्या कहती है कि जब मैं अपने खाने के बारे में ये सोच रही हूँ तो ये केक बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन जब मैं देने के बारे में सोच रही हूँ तो ये जो केक है वो इतना बड़ा दिख रहा है कि मैं इसको दे नहीं सकती। तो फाइनली क्या करती है, शो शी पुट देम ऑन दिस शेल्फ, वो शेल्फ पे जो उसका अलमीरा है केक रखने वाला, उस पर वो रख देती है। यानी ये वुमेन इतनी माइजर है, इतनी चीप है कि ये देना ही नहीं चाहती किसी को, पूरी तरह से अजीब है। तब उसके बाद क्या होता है, भाई संत को तुमने दुखी कर दिया, और दुखी करो ना करो प्रकृति तो दुखी हो ही जाती है इस सिचुएशन से। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री,
और तब सेंट पीटर को बहुत तेज गुस्सा आता है कि अरे एक बार, दो बार, तीन बार ये देने के में तो मामले में एक अजीब औरत है। सो देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। यहाँ पर गुड सेंट लगाया गया कि वो अच्छे इंसान थे, वो बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन सिचुएशन ऐसा आया कि फाइनली उनको क्रोध आ जाता है। ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। क्यों इतना क्रोध आता है कि वो वेट कर रहे हैं, और ये तो एक भयानक, एक अजीब सी वुमेन है, क्योंकि वो भूखे थे, बेहोश हो रहे थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और श्योरली इस तरह की वुमेन, ये ऐसी वुमेन थी कि कितना भी बड़ा कोई संत महात्मा हो उसको वो परेशान कर ही देती। सो ये काफ़ी था एक सेंट को प्रोवोक करने के लिए, उसको क्रोध दिलाने के लिए। ये जो घटना घट रही है, ये जो वुमेन कर रही है, ये बहुत ज़्यादा था। एंड इज सेड, तो वो क्या बोलते हैं, सेंट पीटर क्या बोलते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। ये 4 लाइन बहुत अच्छा है। वैसे सारे के सारी कविता बहुत ही सुंदर है, चीज़ों को बहुत ही बारीकी से, बहुत बढ़िया से बताया गया है, इंजॉय करना चाहिए तुम लोगों को। एंड इट सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। तुम बहुत ही सेल्फिश हो, एक ह्यूमन फॉर्म तुमने ले लिया है, यानी सेल्फिश का ह्यूमन फॉर्म, ठीक है। यानी मनुष्य का रूप बहुत भाग्य से मिलता है, तो मनुष्य के अंदर मानवता होनी चाहिए, तभी तो उसको मनुष्य कहते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर मानवता तो है नहीं, तुम एकदम स्वार्थी हो, जिसने एक अजीब सा ह्यूमन फॉर्म लिया है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, फूड है, शेल्टर है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग है। याद रखिए नॉर्थलैंड में फायर होना, आप आग सेकने के लिए होना एक बहुत भाग्य की बात है। अगर आप किसी अफ्रीका के गर्म प्रदेश में जाए तो वहाँ पे वाटर का होना, पानी का होना बहुत भाग्य की बात है। तो नॉर्थ में इतना ठंडा पड़ता है कि वहाँ पे यू हैव फायर, दैट मीन्स यू आर सो लकी। तो फूड है, भोजन है, रहने को मकान है, और इतना पैसा है कि तुम आग जला रही हो, केक खा रही हो, तो भगवान ने तुमको सारा समृद्धि दिया है, ठीक है। फिर भी तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम दान तक नहीं दे सकती। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब तुम वैसा ही बनाती रहो जैसा बर्ड्स बने, क्योंकि ये तो केक कंटिन्यू बना रही थी, केक पर केक, केक पर केक, और देना नहीं चाह रही थी। नाउ शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। और लो, कम खाओ, खूब जमा करो, खूब बनाओ, लेकिन खाने को क्या मिलेगा, बहुत कम। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द ड्राई वुड। जाओ अब उस सूखे जंगलों में जा जाकर, वुड मीन्स जंगल, जंगल में जाकर तुम बोरिंग करते रहो, मारते रहो, मारते रहो, बनाते रहो, करते रहो, और मिले बहुत छोटा सा, ठीक है। यानी ये श्राप दे दिया गया कि जाओ तुम एक चिड़िया बनकर लकड़ी खोदते रहो और खाने को बहुत कम मिलेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word। और ये श्राप देते ही क्या होता है कि वो चिमनी से उड़ जाती है, never speaking a word, एक शब्द भी नहीं कह पाती। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और किस रूप में उड़ती है, वुड पैकर के रूप में। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। क्यों, क्योंकि वो एक चिड़िया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब याद रखिए चिमनी कौन सा है, ये देखिए, जैसे ही वो श्राप देते हैं तो ये वुमेन क्या होती है, वो चिमनी में तुरंत उड़ती है और वुड पैकर चिड़िया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दिस इज चिमनी, ये घर का ये पार्ट जो है ये चिमनी है। लुक दिस इज चिमनी, इंडिकेट कर दिया गया है। और वो क्या बन जाती है, वुड पैकर बन जाती है। वुड पैकर चिड़िया है, इसके सर पे लाल सा हिस्सा होता है। क्यों लाल होता है अभी तुरंत कविता में पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है, लकड़ी को खोदता रहता है, खोदता रहता है, राइट। और खाने को इसको बहुत कम मिलता है। लुक दिस इज द वुड पैकर, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। Then up she went through the chimney, never speaking a word, एक वर्ड नहीं बोल पाती है। And out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। वो एक शब्द नहीं कह पाती है क्योंकि वो एक बर्ड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। She had a scarlet cap on her head, और उसके सर पर एक टोपी था, स्कारलेट था। स्कारलेट किस तरह का होता है, लुक एट दिस इज द फिगर ऑफ स्कारलेट। ये स्कारलेट है जो वहाँ की नॉर्थ एरिया की या यूरोपियन वुमेन बहुत इसको पहनती हैं। तो शी हैड अ रेड स्कारलेट, और उसके सर पे एक रेड स्कारलेट था।
उसके सर पे, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वो वैसे ही स्कारलेट रह गया उस चिड़िया पर, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, लेकिन उसका सारा का सारा कपड़ा जो था वो जल के कोयले की तरह काला हो गया। तो वो टोपी तो वैसे ही लाल रह गया और उसका पूरा का शरीर कोयला की तरह काला हो गया। तो इसीलिए तुम लोग ये जो बर्ड देख रहे हो, इसका सर पे लाल टोपी है और ये पूरा कपड़ा इसका जल के काला हो गया, ये वही वुमेन है। और वहाँ के लोग एज अ बच्चों को यही कहानी सुनाते हैं वुडपेकर से रिलेटेड। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री मतलब वहाँ के रहने वाले छोटे छोटे गांव के रूरल एरिया के बच्चे, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जहाँ पर वो जंगल में रहती है और खोदती रहती है, बोरिंग करती रहती है और खाना खाने के लिए। तो ये कविता कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे लिटरेरी डिवाइस के बारे में कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हम लोगों ने यूज़ किया है। ओके, अब हम लोग पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, पोएम को बहुत सुंदर बना देता है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे राइमिंग स्कीम के बारे में। इसकी राइमिंग स्कीम है ABCB, यानी जो B एंड B बार बार यानी आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ लाइन जो होगा वो राइमिंग होगा और फर्स्ट एंड थर्ड लाइन डिफरेंट होगा। तो आप कविता में देख सकते हैं, पूरी कविता में आप ये देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ से ही ले लें, स्टोरी ट्रू लेसन यू, तो ट्रू एंड यू हैव द सेम राइमिंग, स्टोरी एंड लेसन हैव द डिफरेंट राइमिंग, दे डू नॉट एक्चुअली मेक themselves the rhyming word. तो story is the different but true and you have the rhyming word, lesson is the different word. तो ABCB। आप दूसरा भी देख सकते हैं, Peter below preaching no, so below and no have the same rhyming whereas Peter and preaching have the different things, you know. तो Peter is A, below B, preaching C, no B. The same thing is happening with the another stanza, cottage earth cakes hearth, so earth and hearth have the same rhyming, cottage A, earth B, cakes C and hearth B, so they have the same rhyming. तो सेकेंड एंड फोर्थ जो वर्ड है वो सेम राइमिंग वर्ड का है। उसी तरह आगे भी देख सकते हो, फास्टिंग डन केक्स वन, सो डन एंड वन हैव द सेम राइमिंग। तो ABCB, तो बार बार ये पैटर्न आएगा। तो इनका पोएटिक राइमिंग स्कीम है ABCB की है, पूरे कविता में है ये। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड मैच करता है। पूरे कविता में कई जगह एलिट्रेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप दूसरे स्टैंजा के लास्ट लाइन में देखो, फनी फरी क्लोथ्स, फर्स्ट साउंड यहाँ पे कॉमन है, और उसके बाद टेल द टेल टू यू या टिस ट्रू, तो थर्ड स्टैंजा में भी टिस ट्रू, ट साउंड, टेल द टेल, सो ट साउंड यहाँ भी बहुत कॉमन है। और उसके अलावा और भी कई जगह है, वुमेन वॉज मेकिंग, तो वुमेन वॉज, सो यहाँ पे व साउंड इज द एलिट्रेशन। उसके अलावा यहाँ भी है एक जगह, same here, I was watching, okay, I am not finding yet, स sound आ रहा था, I was just watching here. Surely such a woman, right, ठीक है, श्योरली सच ए वुमेन, श्योरली स साउंड यहाँ पर आ रहा था। सो दिस इज एलिट्रेशन। ओके ना, एलिट्रेशन के बाद आते हैं रेपिटेशन। कविता में 2-3 जगह रेपिटेशन वर्ड यूज किया गया है। अगर आप इस लाइन को देखें, थर्ड स्टैंजा में देखें, रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड रोल्ड एंड रोल्ड, तो इसको बार बार रिपीट किया गया है। उसके अलावा आप इधर से नीचे से दूसरे स्टैंजा में देखेंगे, बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, सो बोरिंग वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है। लास्ट में भी है बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, इसमें भी बोरिंग वर्ड को रिपीट किया गया है, तो यहाँ रेपिटेशन है। सो राइमिंग स्कीम हो गई, एलिट्रेशन हो गया, रेपिटेशन हो गया। इंजैबमेंट क्या होता है, अगर एक लाइन आती है और उसके बाद दूसरी लाइन आती है नीचे में, तो उस लाइन के बीच में हम कोई कॉमा या सेमीकोलन आदि देते हैं, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दे रहे हैं, हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं, तो उसको कहा जाता है इंजैबमेंट। तो पूरी कविता में इंजैबमेंट कई जगह यूज़ किए गए हैं, लगभग पूरी कविता में इंजैबमेंट है, खासकर थर्ड और फोर्थ लाइन। जैसे आप इसमें देखें, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, तो लेसन के बाद कुछ कॉमा वगैरह नहीं है, वो डायरेक्ट है। सो इफ आई टेल द टेल टू यू। उसी तरह आगे भी है एक जगह, ऊपर में भी देखिए, द फर्स्ट स्टैंजा को देखिए,
and the nights were so long in winter that they cannot sleep them through। तो विंटर के बाद कोई कॉमा नहीं आता है, डायरेक्ट चौथे लाइन में हम लोग आ जाते हैं। सेकंड स्टैंजा में भी इस तरह की लाइन है, एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बेयर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो बेयर कप्स के बाद कोई कॉमा या सेमीकोलन आदि नहीं है। तो अगर इस तरह को डेकोरेट किया जाए हमारे पोम को, या इसमें भी देखिए, बट ऑल द रेस्ट ऑफ क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फेम। तो बर्न के बाद कोई कॉमा सेमीकोलन आदि नहीं है, तो इसको कहा जाता है इंजैबमेंट। तो ये इंजैबमेंट है। फिर आता है सिमली। अभी आपने लाइन में देखा सिमली क्या है, एज अ कोल इन द फेम, एज अ कोल। तो सिमली में लाई क्या एज लगाया जाता है। लुक, मेटाफोर और सिमली में यही फर्क है। आपने किसी के बारे में कहा ही इज अ लॉयन, तो आपने डायरेक्ट उसको लॉयन कहा। अगर आपने कहा ही इज लाइक अ लॉयन, तो लाइक लगाने से वो सिमली कहलाएगा। अगर आपने कहा ही इज अ लॉयन डायरेक्ट, तो वो मेटाफोर है। तो यहाँ पे एज या लाइक लगाकर सिमली बनाया जाता है, एज लाइक अ कोल। और आगे भी एक लाइन है जहाँ पे लाइक वर्ड आई जस्ट सॉ, मैंने थोड़ा सा, हाँ, लुक चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स, तो चिल्ड्रन लुक्स लाइक, तो लाइक और एज वगैरह इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे सिमली है। फिर है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है, किसी कविता वगैरह को शुरू करने में कोई चीज़ यूज़ हम करते हैं, तो यहाँ इस कविता के शुरू में लगाया गया अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, है ना, वंस अपॉन ए टाइम, लाइक आदमी बोलते हैं ना वंस अपॉन ए टाइम, तो अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। तो ये जो रिपीट करके अवे अवे करके किसी कविता को बड़ा ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहा जाता है एनाफोरा। तो आपने इसके पोएटिक डिवाइसेस जान लिए हैं, समझ लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।